ठीक है तमन्ना, बताइएगा अगर साफ आएगा तो। साफ आ रहा है बेटा? यस। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी वो की थी मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं जिसके थ्रू बिजनेस जो है आ सकती हैं, पार्ट कर सकती हैं, दे कैन टेक पार्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के बारे में, इसके बारे में कि किस तरह से बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं और किस तरह से बिजनेस। फिर एक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और ये दो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हमें ये तीन पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्सपोर्टिंग, एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं जल्दी जल्दी कि सबसे पहले मोड्स ऑफ बिजनेस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आ सकती है। हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट का मतलब है अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना, इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश से अपने देश में सामान लेके आना। इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े थे कि ये बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्सिटी इसमें होती है, कम पैसे लगते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और इसका नुकसान हमने पढ़ा था कि इसमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, हाई कॉस्ट, क्योंकि भेजने भेजने में खर्चा बहुत लग जाता है। अच्छा, इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, और हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक दिक्कत हमने ये पढ़ी, ठीक है। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम ऐसे ऐसे तुझे सामान मंगाएंगे और तुम्हें हमें, या हम ऐसे ऐसे सामान आपको भेजेंगे, आप उसको असेंबल करके हमारे लिए दे दीजिए, या फिर हम आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे और सामान बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है इसमें, इसमें हो सकता है कि कोई कंपोनेंट्स के लिए हो सकता है असेंबल करने के लिए हो, या हो सकता है कि पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करने के लिए ले ले, लेकिन ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसके हमने एडवांटेज भी पढ़े थे कि इसमें जो है लार्ज स्केल बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा कम होता है, लेबर कॉस्ट कम आता है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। और नुकसान में हमने पढ़ा था कि क्वालिटी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक देश में अलग अलग तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं हर देश के, ठीक है। और इसी तरह से नो फ्रीडम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्रीडम नहीं रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और इसमें थोड़ा नुकसान ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दोगे तो दूसरे को बेच नहीं सकते आप। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान है। अब हम आ जाते हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग पे। देखिए तीसरे तरह का ये, अगर आप देखो एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस है। अब होता क्या, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? पहले लाइसेंसिंग के बारे में समझ। licensing is a contractual agreement in which one firm permits another firm in a foreign country to access its trademark, patents, technology for a free for a fee called royalty। इसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में बहुत सारे रूल रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं हमारे इंडिया में। तो उसी की तरह वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक फर्म दूसरे फर्म के साथ करती है और फॉरेन कंट्री के साथ, जिसके अंदर वो बात कर लेती है कि देखो आप हमारा ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर लेना, आप हमारे पेटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बदले में जो भी आपकी कमाई होगी ना, उस कमाई के ऊपर हम अपना इतना हिस्सा लेंगे। तो ये तय कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखो, इट इज अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम दैट पेप्सी एंड कोको कोला आर प्रोड्यूस्ड। अब आप कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि सर पेप्सी और कोको कोला हमारे कंट्री में ही तो बनती हैं, अब आपको क्या लग रहा है अमेरिका से बन के आती है? तो आंसर है नहीं, इंडिया में ही तो बनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि ये लाइसेंसिंग कराया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो बॉटल्स होती हैं, जो मिलती हैं, वो आप देखोगे तो ये लाइसेंसिंग करके होती है। असली जो कंपनी है कोको कोला की या पेप्सी की, इन उन लोगों ने लाइसेंसिंग कर रखा है ऑलमोस्ट। कुछ कंट्री जो छोड़ दो अगर पूरे दुनिया में, तो हर देश के साथ इनका लाइसेंस। हर देश के लोग इस जो है कोको कोला और पेप्सी ये सब पीते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ईरान नहीं पीता, एक तो ईरान नहीं लेता होगा, 100% आई एम श्योर, ठीक है। गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो। वैसे मैं एकदम 100, मतलब इंटरनल फीलिंग है कि ईरान नहीं करता होगा, ठीक है। अब आप देख लो एक बार, अगर है टाइम तो, ठीक है। इसमें बाद में देख लीजिएगा कि कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो कोको कोला और पेप्सी को यूज नहीं करती। आप बहुत सारे मैक्सिमम कंट्रीज आपको मिल जाएंगी कि कोको कोला और पेप्सी को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट। तो ये लाइसेंसिंग के क्यूबा थ्रू और है। नॉर्थ कोरिया हाँ ही है। जी, कौन बच्चा बता रहा है, कुछ क्यूबा बता और रहे हो? नॉर्थ कोरिया दो ही है। हाँ, कौन कौन से हैं देश बेटा? एक तो कोरिया है ही, सर चलो। क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। अच्छा, ईरान यूज कर रहा है, फिर तो मैं गलत हो गया। यस सर। अच्छा चलो, दो कंट्री हैं, ठीक है।
क्यूबा भी यूज नहीं करता है। क्यूबा पता है कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है क्यूबा? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही है शायद, है ना? चलिए क्यूबा यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो गलत निकल गया, ईरान यूज कर। सर क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक स्टूडेंट ने देख के बताया कि सर एक तो नॉर्थ कोरिया यूज नहीं कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया यूज नहीं कर रहा और क्यूबा यूज नहीं कर रहा, बाकी सब कोको कोला पेप्सी बेचते हैं अपने अपने देश में। तो आप देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज हो गई कि जापान भी। हाँ जापान भी, जब अब आपको सर्च करके देखना पड़ेगा बेटा, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है ना। आज आप देख रहे हो, 10 दिन के बाद हो सकता है कि कोई कंट्री यूज करना बंद कर दे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज से भी ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो सबका रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। लेकिन मैं एक ओवरऑल आपको व्यू देना चाहता था, और एक स्टूडेंट ने देख के बता भी दिया, ये बहुत बढ़िया काम कि जो लाइसेंसिंग है, आप देखो पूरी दुनिया मतलब अगर मैं वैसे फिगर ले लूं तो, क्योंकि ये क्रिटिसाइज किया जाता है, देखो देश कितने हैं इसके ऊपर भी झगड़ा चल रहा है, मैं लमसम 200 मान लेता हूँ, ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर 197 है, कोई बोलेगा 202 है, मैं इसको 200 मान लेता हूँ, 202 मान के उसमें से 2 हटा दो, तो 200 देश हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक राउंड फिगर में हम देखें तो। आप एक चीज देखो यहाँ पे, इतने सारे देश लाइसेंसिंग लेके कर रहे हैं, तो कोको कोला और पेप्सी को कितनी कमाई होती होगी, अनलिमिटेड कमाई है। अब ये क्या करता है, ये पी लेता है जो देश बनाए, अब जैसे इंडिया में कोको कोला पेप्सी खूब सेल होती है, तो जो भी कंपनी इनको बना रही है वो उनसे लाइसेंसिंग करके रखा हुआ है, उनको फॉर्मूला दे देता है कि ऐसे बनाओ, इतने बोतल्स आप बना के बेच सकते हो, और वो उतने बोतल के ऊपर जो भी इनकी कमाई होती है उन्होंने जैसे भी रॉयल्टी तय करी होगी उसके हिसाब से उनके पास और पैसा चला। फॉर्मूला बता सकते हैं? फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला सीक्रेट होते हैं ना, फॉर्मूला वो कंट्री, जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप ये फॉर्मूला और किसी को नहीं बताओ, ठीक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा और उस जाता है कंपनी को तो पता लग गया हाँ, फिर। क्या बोल रहे हो? तो फिर उस कंपनी को तो पता लग गया ना फॉर्मूला। लेकिन बेटा आप बना नहीं सकते ना पब्लिकली, अगर आपको पता चल भी गया, आपको तो पता चल ही जाएगा, जब आपको लाइसेंस दे रखा है उस कंपनी ने, तो आपको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आप उसके फॉर्मूले को यूज करके अपने बिहाफ पे बना के बेच नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो वायलेशन होगा, और वो कंट्री आपके ऊपर क्लेम करेगी, और इंटरनेशनल कोर्ट में अगर आप हार गए, ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है इसका अलग से बिजनेस का, तो अगर आप हार गए तो गए काम से, फिर तो आपको फिर वही है, आपको पेनल्टी फेस करना पड़ेगा, और करोड़ों रुपए की पेनल्टी हो, बुरी हालत हो जाएगी। एम आई क्लियर? यस सर। यही काम हमारी इंडिया की एक कंपनी ने किया है, फार्मास्यूटिकल्स में पहले, उसके ऊपर अमेरिका की एक कंपनी ने बैन लगा दिया, ठीक है, और एक मिनट रुको, मैं उस कंपनी का नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेडिसिन की कंपनी है बेटा। उस कंपनी को क्या हुआ, मतलब परिवार चलाता था, और बहुत ही बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस करती है, तो उस कंपनी ने क्या किया कि वहां की मेडिसिन का लाइसेंस ले लिया था, वो बेचती थी, ठीक है, अब हुआ क्या, वहां का फॉर्मूला, वो वाली जो मेडिसिन ये बनाती थी उसका फॉर्मूला इसको पता चल गया था, तो इसने क्या किया, अपनी मेडिसिन बनानी शुरू कर दी उसी फॉर्मूले से। अब अमेरिका की कंपनी को पता चल गया, जैसे ही वो अमेरिका की कंपनी को पता चला, उसने केस, कोर्ट में केस डाल दिया, और वो कोर्ट में केस हार गई इंडिया की कंपनी। इंडिया की कंपनी जैसे ही कोर्ट में केस हारी, उसके बहुत सारे जो है शेयर्स, मतलब एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि देने पड़े। अब उसमें बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी, उससे पहले जो इसका मालिक था ना, जो उस कंपनी का मालिक था, उस कंपनी ने क्या किया था, ले जाके अपने शेयर्स आधे बेच दिए थे, यानी कि शायद 52% बेच दिया था जापान में किसी कंपनी को। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कोर्ट में केस आ रहा है, तो उस समय शेयर्स जापान की कंपनी के पास, मैक्सिमम शेयर्स, तो वो सारे पैसे जापान की कंपनी को देना पड़ा। तो ये उस्तादी है हमारे इंडिया वालों की, ठीक है, जाके पहले ही वहां पे उससे एग्रीमेंट कर लिया था, जब ये मुद्दा अभी आया भी नहीं था। तो ये इस तरह से चलता रहता है कंपनियों के बीच में। फार्मास्यूटिकल्स का नाम मैं सोच रहा हूँ, देखो जबान पे है और नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है वो हमारी मेडिसिन की। अब तो उसका शेयर जापान के पास चला गया है, तो जापान उसका मेन ओनर हो गया, और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है जापान वालों को, ठीक है। अब देखो, नाम बीच में याद आएगा तो मैं बताऊंगा उस कंपनी का, बस अब इससे एक आपको आइडिया हो जाएगी कि अगर आप लाइसेंस ले लेते हो, और लाइसेंस लेने के बाद
अगर आप उसको वायलेट करते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे और आपकी पेनल्टी करोड़ 1000 करोड़ में हो सकती है, और बहुत मतलब बुरी हालत हो जाएगी देने देने। तो इसीलिए कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगी, कम से कम खास करके बड़ी कंपनी। और आप समझ सकते हो कोको कोला और पेप्सी वाले चुंगू मुंगू कंपनी को तो देंगे नहीं, वो अच्छी कंपनी को ही देंगे लाइसेंस। तो इसीलिए अब जैसे अब देखो ना, ये इतनी सारी मेडिसिन जब बनती हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए तो एक ही के पास वो पेटेंट करा लेते हैं और दूसरे को लाइसेंसिंग दे देते हैं कि इतने मेडिसिन आप मैन्युफैक्चर करो और बेचो। तो क्या फॉर्मूला पता नहीं चल जाता होगा? डेफिनेटली पता चल जाता होगा दूसरी कंपनी को। जैसे ही दूसरी कंपनी को फॉर्मूला पता चलेगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत उसके ऊपर जो है आ, वो अगर उसको यूज करके बेचने लगेगी तो दूसरी कंपनी उसके ऊपर वायलेशन के चार्जेस लगा देगी, और केस जीत गई तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सर नहीं मतलब कि सर कोई पब्लिक डोमेन में फैला नहीं सकता है बात पूरा नहीं ये। नहीं 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 एग। और अगर आप फैला भी दोगे तो उस फॉर्मूले को यूज करके आप मेडिसिन नहीं बना सकते। जब तक उसके पास पेटेंट है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पास, तो तब तक आप उसको बना नहीं सकते। अगर आप बनाते हो और उस कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया और अगर वो सही निकला, तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। एम आई क्लियर? नहीं सर लोग मतलब खुद ही यूज कर रहे हैं, कोई उससे अपना बिजनेस नहीं कर रहा है इस तरह से। यार एक बात बताओ, आप किसी फॉर्मूले को यूज करके कोको कोला पियोगे तो आपको पता है कितने का पड़ेगा कोको कोला? कई हजार करोड़ का पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है फॉर्मूला लेना आसान काम है क्या? इस फॉर्मूले को लेने के लिए आप सिर्फ, पूरे दुनिया में दो ही लोगों को पता है ये फॉर्मूला, कोको कोला का मैं बता रहा हूँ आपको जितनी मुझे नॉलेज है। कोको कोला की जो फॉर्मूला है, देयर आर ओनली 2 पीपल्स हु नो दिस फॉर्मूला, एंड दे के नॉट मीट ईच अदर। एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक ही जहाज पे ट्रेवल नहीं कर सकते। और इस फॉर्मूले को कोको कोला ने एक अलग से ट्रेजरी है उसकी, उसके अंदर लॉकर के अंदर रखा हुआ, और इन्हीं दो लोगों को पता है। और जानबूझ के इन दोनों को एक साथ ट्रेवल नहीं करने दिया जाता कि कहीं एक साथ ना मर जाए दोनों। पता चला एक ही जहाज में जा रहे हैं, क्रैश हो गई, इधर गया, फॉर्मूला साथ में चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। और कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, नहीं तो वायलेशन के चार्जेस बहुत बहुत ज्यादा लगते हैं। आप पढ़ोगे आगे चल के बीकॉम में और प्रोफेशनल स्टडीज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया तो उसका वायलेशन करने पे यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आगे बढ़े। सर तो बनाएंगे कैसे? प्रोसेस क्या? तो इन लोगों को पता होगा, तो आपसे को भी तो पता होना चाहिए, नहीं, मतलब मैंने बनाएंगे कैसे? मैंने आपको बताया तो सही कि इसका फॉर्मूला लॉकर में भी रखा हुआ है, और दो लोगों को इसका फॉर्मूला मतलब इंफॉर्मेशन उनको पता है कि कहाँ रखा है, क्या क्या है। सबको नहीं बता सकते ना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर सबको बता दोगी, ढिंढोरा पीट दोगी, अब तो फिर आप तो दिक्कत हो जाएगी ना। और एक चीज मत भूलो, अगर मेडिसिन है तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, इसके भी रूल्स है। अगर आपने मेडिसिन बनाया तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही होती है वो, राइट? उसके बाद, लेकिन अगर आप इस तरह के बना रहे हो पीने वीने के लिए, कंजम्पशन के लिए, बिवरेजेस वगैरह, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट एक्सटेंड होती है। आगे बढ़े। देखो, सर हाँ बोलो। मूविंग फर्दर, कह रहा है द फॉर्म विच गिव्स परमिशन इज कॉल्ड लाइसेंसर। कह रहा है कि जो, थोड़ा गलत लिख दिया, जो फर्म परमिशन देती है उसे लाइसेंसर कहते हैं, और जिसको दिया जाता है उसे लाइसेंसी कहते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दिया होगा वो लाइसेंसर कहलाएगी। तो लाइसेंसर कौन है? कोको कोला है। और लाइसेंसी कौन है? जो कोको कोला को यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बेच रही है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा लाइसेंसिंग का मतलब। ठीक है? अब दूसरा आता है फ्रेंचाइजिंग। इट इज सिमिलर टू लाइसेंसिंग। देखो, फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग की तरह ही होता है, बट इट इज कंसर्न्ड विद सर्विसेज, लेकिन ये सर्विसेज से रिलेटेड। तो फ्रेंचाइजिंग जो होती है सर्विसेज से रिलेटेड होती है। अब जैसे खाने पीने का जो चीजें होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मैकडोनल्ड, KFC ऑपरेट्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स एंड द वर्ल्ड ओवर थ्रू इट्स फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। तो आप देखते हो ना, कहीं भी आप खाते भी होगे, आप देखो KFC में और मैकडोनल्ड्स, इन सब में। तो आपको क्या है, इसमें ये लाइसेंसिंग के थ्रू नहीं, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू आया है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक दिन डिस्कस किया था एक बच्चे को, जब उसने पूछा था ये अग्रवाल स्वीट्स के ऊपर, तो मैंने बताया था ये फ्रेंचाइजिंग है, क्योंकि वो भी खाने से रिलेटेड है तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो द पेरेंट कंपनी यहाँ पे जो
पेरेंट कंपनी है जो अलाउ करती है कि आप इसको बेच सकते हो, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर। एंड द पार्टी टू हुम फ्रेंचाइजी इज ग्रांटेड इज नोन एज फ्रेंचाइजी। तो याद रखना, मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी है वो फ्रेंचाइजर है, और जो इसको बनाते हैं उनके पास फ्रेंचाइजी मिली हुई है। ये अलग से उसको जो भी इनकी इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा इनको देना पड़ता है। किसको? मैकडोनल्ड्स को, केएफसी को, इनको देना पड़ता है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। लाइसेंसिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एक बड़ी कंपनी की छोटी मतलब दूसरी कंपनी के साथ। जो कंपनी का फॉर्मूला होता है या जिसकी ये पेटेंट होता है वो दूसरे कंपनी को लाइसेंस दे देती है कि ये ले, और ये मेरा तू सामान जो है मैं तुझे लाइसेंस देती हूँ कि ये सामान को तू बेच। और फ्रेंचाइजिंग थोड़ी सी अलग होती है, फ्रेंचाइजिंग सर्विसेज के लिए होती है कि आप मेरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते। तो जो पेरेंट कंपनी होती है वो फ्रेंचाइजर कहलाती है, और जो यूज करने वाली कंपनी होती है जिसको ग्रांट किया गया होता है वो फ्रेंचाइजी कहलाती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खर्चा कम लगता है, इसमें लेस एक्सपेंसिव। इट इज लेस एक्सपेंसिव मोड फॉर लाइसेंसर एज द लाइसेंसी मेक्स ऑल इन्वेस्टमेंट इन हिज कंट्री। अच्छी बात क्या है कि जो लाइसेंसर है, जैसे मान लीजिए कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये लाइसेंसर हैं तो इनको कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा कोको कोला और पेप्सी का, इसका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ की लाइसेंसी कंपनी यूज करेगी और पैसे लगाएगी, और ये सिर्फ रॉयल्टी खाएंगे बैठेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, कम खर्चा लगता है, लागत कम लगती है। दूसरा, लिमिटेड रिस्क, आपको रिस्क भी लेने की जरूरत नहीं है। जो लाइसेंसर है या फ्रेंचाइजर है उसके पास लिमिटेड रिस्क है, ठीक है, और उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने तो क्या किया, बस लाइसेंस दे दिया कि तू इस फॉर्मूले से या इस तरह से मेरे इतने प्रोडक्ट बेच सकता है। और वो दूसरा वाला जो पार्टी है ना, चाहे वो लाइसेंसी की बात करें या जो हमारा दूसरा वाला पर्सन है पेरेंट कंपनी के अलावा, वो अपना यूज करके और बनाता रहे, तो उसके ऊपर ज्यादा रिस्क है, वो ज्यादा भुगतेगा। इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें लिमिटेड रिस्क है। तीसरा है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छी बात क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन नहीं करती, ज्यादा बीच में दखल अंदाजी नहीं करती, क्योंकि सिंस लाइसेंस इज अ लोकल पर्सन इन हिज कंट्री, लाइसेंसी जो होता है वो लोकल आदमी होता है, अपने देश का होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी ज्यादा बीच में उछल कूद नहीं करती। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में कोको कोला, पेप्सी, ठीक है, ये जितना भी बेच रहे हैं ये हमारे जो है लोकल अथॉरिटी करती है। उन इनके पास लाइसेंस है बेचने का, तो बस इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा दुखी नहीं करती, ठीक है, रूल सब सिंपल रखती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज अबाउट द मार्केट। सिंस द लाइसेंसी, जो लाइसेंसी है और फ्रेंचाइजी है, ये यहाँ का लोकल पर्सन होता है, तो इसको काफी नॉलेज होती है वहाँ उस एरिया की, तो वो आसानी से एडजस्ट कर लेता है अपने मार्केट के बारे में। अब जैसे इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में जो है कोको कोला और पेप्सी को लोकल नॉलेज काफी है, तो वो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा बीच में कोको कोला को बैन कर दिया गया था, याद है किसी बच्चे को? आप छोटे रहे होगे जब, अगर याद है तो बताओ, कि एक समय ऐसा आया था जब कोको कोला को बैन कर दिया गया था इंडिया में, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट उसमें यूज करने लगा था केमिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स कुछ ऐसे थे जो यूज कर रहा था, तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि अमेरिका में तो ऐसा नहीं है और इंडिया में तो ऐसा है, ठीक है। तो उसको बैन किया, फिर बाद में उसने सुधारा और तब जाके दोबारा से स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हो लोकल जो लाइसेंसी जो था उसने मिसयूज किया था, और लाइसेंसर भी उसको अलाउ कर रहा होगा तभी वो यूज कर रहा था। तो ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात। बेटा आवाज आ रही है साहब? यस सर। तो अगर कोई मिसयूज करता है ना तो उसका नुकसान हमेशा ओनर को ही होगा, यानी कि लाइसेंसर को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूज करेगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी बेइज्जती होती है। तो इसीलिए वो चेक रखता है कि भाई मैं मेरा प्रोडक्ट इस क्वालिटी का होना चाहिए। फ्रेंचाइजर का ये काम है देखते रहना। जैसे मैंने आपको अग्रवाल स्वीट्स का एग्जांपल देके बताया था उस टाइम, वैसे ही ये भी देखता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घटिया क्वालिटी तो नहीं बना के बेच रहा है। तो अगर ऐसा करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर कैंसिल कर देगा, ध्यान रखना। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स। बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज इन फॉरेन कंट्रीज ओनली द लाइसेंसी कैन यूज द ट्रेडमार्क और पेटेंट।
क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रूल्स है, सिर्फ लाइसेंसी ही उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोको कोला बनाने के पास जिसका लाइसेंस है, सिर्फ वही व्यक्ति कोको कोला बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक अभी स्टूडेंट नहीं बोल रहा था, सर घर के लिए अपने लिए बना सकते हैं। बेटा बना लो, अपने लिए बना लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से लाओगे? फॉर्मूला आप चोरी करोगे, यही तो। और आप एक चीज बताओ, फॉर्मूला चोरी करने के लिए, कोको कोला जैसे कंपनी के फॉर्मूला चोरी करने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अरबों रुपए लग जाएंगे। तो क्या आप एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए अरबों रुपए खर्च करना चाहते हो? अगर ऐसा करना चाहते हो तो करो। तो प्रोटेक्शन होता है इसमें। क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें प्रोटेक्शन रहता है। जब आप लाइसेंस देते हो किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो यू आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड नो बडी कैन मिस यूज दैट प्रोडक्ट। ओके, एंड इफ ही इज मिस यूजिंग दैट प्रोडक्ट to some good effect for himself, then he will be, he will be getting some punishment for that. And there are a lot of rules in contract act where he will be punished, he will have to pay heavy penalty for that। उसको बहुत ज्यादा पेनल्टी देना पड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है? लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के नुकसान भी तो होंगे, खाली फायदे फायदे थोड़ी ना है। नुकसान नंबर 1, आइडेंटिकल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, आइडेंटिकल या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी देखा जाता है। द लाइसेंसी व्हेन गेट एक्सपीरियंस कैन मेक एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अब देखो, जो बच्चे ने बोला था ना, उसकी बात थोड़ी सी सच होते हुए दिखाई दे रही है कि जिसको लाइसेंस मिलेगा, जब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो फिर बाद में क्या करेगा, वो थोड़ा उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। KFC की जगह OFC लिख के बेचना शुरू कर देगा। देख रहे हो, मिलता जुलता दिख रहा है। अब लोग थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे। अब उसको पता तो है कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन वो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, दूसरा थोड़ा सा चेंज कर देगा फॉर्मूला। तब तो वो वायलेशन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला चेंज करके हल्का सा टेस्ट अलग हो जाएगा और बेचना शुरू कर देगा। तो ये काम कर सकता है। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज बनाएगा तब फंसे। अगर थोड़ा सा चेंज करके, स्लाइड चेंज करके बनाना चाहता है, तो उसके लिए कभी कोको कोला उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं करने वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? आई एम वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स। Yes, sir. यस सर। यस, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन है लॉस ऑफ सर सीक्रेसी। रॉयल्टी का मतलब क्या था? देखो, रॉयल्टी मैं फिर से बता देता हूँ। रॉयल्टी क्या होती है कि जब किसी को आप दे देते हो अपना सामान बेचने के लिए, और उसके ऊपर जो इनकम होती है वो पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हो कि मुझे इसके ऊपर इतनी कमाई मिलती रहनी चाहिए, इतना परसेंट प्रॉफिट का हिस्सा मुझे मिल जाए, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जितनी बुक्स बिकती है ना, इनके ऊपर रॉयल्टी होती है। जो आप TS गरेवाल बुक खरीदते हो, इसके ऊपर रॉयल्टी है। TS गरेवाल किसने लिखी? GS गरेवाल, HS गरेवाल के फादर ने। अब वो तो है नहीं इस समय, तो आपकी जो TS गरेवाल पे देखना लिखा रहेगा, राइटर का नाम HS गरेवाल और खोसला सर। तो ये दोनों जो है, इन्होंने बाद में आए हैं, ये उनके बेटे हैं। HS गरेवाल सर जो है, इनके बेटे हैं। तो अब आप एक चीज देखो, इनको रॉयल्टी मिल रही है क्योंकि इनके फादर ने बुक लिखी है। तब की लिखी हुई बुक के ऊपर इनको रॉयल्टी मिल रही है। उसमें थोड़ा अपडेट करते रहते हैं ये, हालांकि ये पूरा का पूरा यही अपडेट करते हैं, लेकिन फिर भी बनाई तो पे कॉपीराइट उन्होंने ली थी, और आज इनको फायदा हो रहा है। तो पूरी पुष्टि कमाती रहेगी। अगर ये मर भी जाते हैं ना, तो इनका सर जो फिर बेटा उसको मिलता रहेगा, जब तक वो बिग बुक बिकती रहेगी मिलता रहेगा। ट्रेडमार्क भी है ना सर? ट्रेडमार्क अलग होता है। मैंने, आपने मुझे रॉयल्टी पूछा तो मैं रॉयल्टी बता। रॉयल्टी इस तरह से मिलती है, ज्यादातर बुक के ऊपर रॉयल्टी मिलती है। पब्लिशिंग हाउसेज जो होते हैं उन पे रॉयल्टी मिलती है। एम आई क्लियर? यस सर। अगर जैसे मान लीजिए आप एक नॉवेल लिखते हो, और नॉवेल लिखने के बाद वो खूब चलने लगती है। सपोज करो, मैं आपका एग्जांपल की जगह किसी और का एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी बहुत बड़े जो राइटर्स हैं वर्ल्ड में, मान लो उनमें से कोई राइटर बहुत अच्छा नॉवेल लिखता है और उसका नॉवेल बहुत अच्छा चल रहा है, और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके डेथ होने के बाद भी उसका जो सन होगा, डॉटर होगी, उनको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो एक नॉवेल के ऊपर जो भी उसने एग्रीमेंट किया होगा, ज्यादातर एग्रीमेंट 50-50 का होता है, 60-40 का होता है, तो उसके हिसाब से उसको जितना भी बुक नॉवेल बिकेगा, वो नॉवेल के ऊपर उसका जो परिवार का सदस्य है उसको मिलता रहेगा। अब जैसे हमारे पुराने जो प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एक बुक लिखी है ना, आर्ट बायोग्राफी। अब वो उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे बेटी जो भी होंगे उनको मिलेगा।
वो उस समय उन्होंने लिखवा दिया होगा कि इसको मिलेगा मेरे बाद। तो अब उस जितनी बुक आप खरीदोगे उनकी, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाई होगी वो उसका आधा हिस्सा पब्लिशर, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उसका हिस्सा उसके परिवार को मिलता रहेगा लाइफ टाइम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन, लॉस ऑफ सिक्रेसी। इसमें क्या होता है, सिक्रेसी चोरी होने का डर रहता है। देखो वो कंपनी जिसने लाइसेंस लिया हुआ है ना, वो धीरे से किसी और को बता देगी, वो बता देगी तो वो उस फॉर्मूले को यूज करके और वो बनाना शुरू कर देगा। तो आप इसीलिए देखो ना, आप आपको क्या कोको कोला की तरह आजकल देखते नहीं, इंडिया वाले बना के बेचते रहते हैं 10-10 रुपए में। मिलता है कि नहीं मार्केट में, पिया भी होगा आप लोगों ने। लेकिन आप नोटिस करना उसका टेस्ट और कोको कोला का टेस्ट अलग मिलेगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला वो लोग दे नहीं सकते। तो इसीलिए उस तरह से वो बन ही नहीं पाएगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर एग्जैक्टली exactly वही हो गया तो उस कंपनी को भारी नुकसान होगा, और उसकी वजह से वो कंपनी उसके ऊपर तो वो करेगी, क्या करेगी, उसके ऊपर छानबीन करा सकती है, कोर्ट में ले जा सकती है घसीट के। तो फिर अगर वो पकड़ा गया तो उसकी हालत खराब अगर कर कोई दे। वापस से ऐसा नहीं कर सकता, मतलब वापस से, मतलब उस फॉर्मूले को कोई डिस्कवर कर ले वापस से? नहीं, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला ना पेटेंट कराते समय रख लिया जाता है। तो जब आप उसको पेटेंट कराने जाओगे ना, तो आपको वायलेशन माना जाएगा और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें, लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं रॉयल्टी को लेकर, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स को लेकर। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइसेंसी है इंडिया का, उसने राइट ले रखा है कि मैं कोको कोला बिकवाऊंगा, यहाँ बेचूंगा, ठीक है। अब वो अपनी अकाउंट्स के बुक में प्रॉफिट कम दिखा रहा है, और वहां की कोको कोला कंपनी बोलेगी कि भाई तू कम क्यों दिखा रहा है, सही से तू अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, एक्सपेंसेस को एक्स्ट्रा दिखा रखा है, डेप्रिसिएशन कुछ ज्यादा ही लगा रहा है तू मशीन के ऊपर, गलत है। तो ये इन सब चीजों को लेके हमेशा आपस में कंफ्लिक्ट रहता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, तो ये हो गया इसका एक डिसएडवांटेज, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो केएफसी वालों ने दे रखा है लाइसेंस, मान लो फ्रेंचाइजी दिया हुआ है केएफसी वालों ने, तो दूसरा जो है उसको थोड़ा कम प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगा, गलत तरीके, मतलब इस तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं। क्वालिटी को लेके कन्फ्लिक्ट होते हैं, केएफसी उसको बोलेगा भाई तू क्वालिटी अच्छा नहीं मेंटेन कर रहा है, हमारी गुडविल खराब कर रहा है, ये है वो है। तो इस तरह से चलता रहता है इनका conflict। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो ये तो हमने इतना कर लिया कन्फ्लिक्ट को लेके, ठीक है। अब स्लाइड ही गायब है अगली। तो आज हम इतना कर सकते हैं, पहले आज इतना ही कर लो, ठीक है। आगे इसके ऊपर एक बार मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेता हूँ, अगली क्लास में इसके नोट्स आपको भेज दूंगा। ये वाला पॉइंट एक बार मैं बता देता हूँ, कहाँ गया। 3 हमने पढ़ लिया बेटा। चौथा जो है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर जो है ना, इसके ऊपर आप अगर देखोगे तो कुछ टॉपिक्स इसके हटाए गए हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर में आपको थोड़ा सा इसका मैं बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तो जॉइंट वेंचर हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल जब तक आपको एक देता हूँ जॉइंट वेंचर का, और जॉइंट वेंचर हम लोग किस तरह से करते हैं, ये आपको मैं एक जनरल क्लू दे देता हूँ, ठीक है। या एक काम करता हूँ, जॉइंट वेंचर में निकाल रहा हूँ, दूसरी स्लाइड में है, एक बार मैं स्लाइड ही निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे बताना जरा, देखता हूँ अगर अवेलेबल होगा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जॉइंट वेंचर में दिखा रहा हूँ, ये रहा। अब बताइएगा मुझे साफ आ रहा है स्क्रीन पे? एम आई विजिबल है? चलिए देखिए इसमें यस सर। ठीक है मैं समझा रहा हूँ बेटा, इसमें ध्यान से देखना जरा। ज्वाइंट वेंचर क्या है, देखिए ज्वाइंट वेंचर जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है, आपस में मिल जाती हैं कि ठीक है हम हाथ मिला लेते हैं और काम करेंगे, और जब कंपनी को लगता है कि यार एक कंपनी नुकसान पहुंच सकता है, दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला लेने में फायदा है, तो उसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर क्या है बेसिकली, देखिए अ फर्म विच इज ज्वाइंटली ओन्ड बाई 2 और मोर फर्म्स। जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। अच्छा ये करती क्यों है? ये इसलिए करती हैं कि एक कंपनी को लगने लगता है कि मैं कमजोर हूँ, और अगर मैं मतलब मिल जाऊं दूसरी कंपनी के साथ, तो हम दोनों बहुत अच्छा करेंगे। जैसे अगर आप पुराना एग्जांपल लो, हीरो होंडा,
होंडा जापान की कंपनी थी, हीरो इंडिया की कंपनी थी। दोनों ने ज्वाइंट वेंचर क्यों किया? दोनों ने ज्वाइंट वेंचर इसलिए किया था, बेसिकली वो चाहते थे कि अ, हम मतलब सरवाइव करें, क्योंकि होंडा कंपनी जो हीरो जो थी, उसकी बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ इंडिया में लोहा बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा, और होंडा का इंजन अच्छा था। तो इन दोनों ने मिलके कई साल काम किया। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हीरो और होंडा दोनों अलग अलग हो गए। इनके बीच में जो इनका आपस में झगड़ा हो गया, और फिर हम डिस्कस करेंगे कभी डिटेल में, अभी हमें टॉपिक में रहना है। तो आप अगर देख सकते हो कि इनके बीच में झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। अब पहले इन्होंने खूब अच्छा कमाया, और आज भी अगर आप देखो हीरो की मोटरसाइकिल अलग आ रही है, होंडा की अलग आ रही है। और आज से अगर आप 3 4 4 5 साल पीछे जाओ तो आप दोनों देखोगे हीरो होंडा बाइक एक अकेले ही आती थी। तो यही ज्वाइंट वेंचर होता है। जब कंपनी को लगता है कि हमारा मुश्किल हो जाएगा तो दोनों हाथ मिला के एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। एक एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा आपके सामने, सोनी एरिक्सन का। देखिए, सोनी एरिक्सन इज अ जॉइंट वेंचर established in the year 2001 by a Japanese consumer electronic giant Sony Corporation and Swedish Mobile Communication Company। तो स्वीडिश मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन थी, ठीक है। और एक है सोनी, जो कि कहाँ की कंपनी है, जापान की। दोनों मिलके सोनी एरिक्सन बन गए। और आप देखो बहुत ज्यादा इनका नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो सोनी एरिक्सन के कैमरे देख लो, सोनी एरिक्सन के फोन्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी में रहे। तो ये दोनों ज्वाइंट वेंचर, इन सर दोनों। सोनी एरिक्सन या फिर सिर्फ सोनी? हाँ, नहीं, सोनी एरिक्सन पहले ज्वाइंट वेंचर थे बेटा। आपने देखा होगा, अगर आपके पास पहले का प्रोडक्ट होगा तो सोनी एरिक्सन के फोन भी आते थे पहले, बहुत अच्छे क्वालिटी, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होता था। बाद में उतना चला नहीं, तो सोनी दोबारा अलग हो गई। अब सोनी, आप एक चीज देखो ना, सोनी एरिक्सन के सामान, आपने ये वाला ब्रांड देखा है कि नहीं, पहले ही मुझे ये बता। आपने कहीं तो देखा होगा। यस सर, देखा है। देखा है ना, तो ये ज्वाइंट वेंचर है। इसी तरह से हीरो होंडा भी आपने देखा होगा, ज्वाइंट वेंचर। अब ये हट भी जाते हैं ना, जरूरत नहीं पड़ने पे आपस में दोनों पार्टी हट भी जाती है। कैसे ज्वाइंट वेंचर होता है ये बता रहा हूँ, देखो। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन 3 ways, 3 तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आती है। नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन लोकल फॉर्म। फॉरेन इन्वेस्टर अगर लोकल फॉर्म में आके इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे, जैसे जापान की कंपनी अगर हीरो होंडा को आके हीरो को बोले, भाई तू मेरे साथ हाथ मिला ले, हम दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, तो ये ज्वाइंट वेंचर कहलाएगा। नंबर 2, अगर कोई लोकल फॉर्म अपने फायदे के लिए फॉरेन कंपनी से जाके बोले कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, तो ये ज्वाइंट वेंचर कहलाएगा। और तीसरा, बोथ फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स जॉइंटली एस्टैब्लिश अ न्यू फॉर्म। अगर फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल वाला दोनों मिला के एक नया बना ले, तो भी हम ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि लोकल, हमारे कंट्री की कोई कंपनी दूसरे कंट्री की कंपनी के साथ नाम मिला, हाथ मिला के और एक कंपनी बन जाए, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और विदेश वाली कंपनी इंडिया में आके करे तब भी ज्वाइंट वेंचर। और जैसे मान लो हीरो होंडा थे, अगर ये तीसरी कंपनी को मिला लें अपने साथ, तब भी ज्वाइंट वेंचर कहलाएंगे। अब एडवांटेजेस देखो, ज्वाइंट वेंचर के एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज, लेस फाइनेंसिंग बर्डन। आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता ज्यादा, मतलब आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। आप बड़े आराम से बिजनेस कर सकते हो बोथ पार्टीज के द्वारा। तो ये एक सबसे इसका बड़ा फायदा है कि दोनों पार्टी आसानी से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करो हीरो हो गया, है ना, और होंडा हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो नहीं है इस समय। अब ये दोनों ने जब हाथ मिलाया होगा, तो हीरो कंपनी की यहाँ पे पहले से ही मार्केट थी, लोहा हुआ इसके पास अच्छा था, और होंडा के पास इंजन अच्छा था। दोनों ने मिला के एक कंपनी बना दी, नाम रख दिया क्या, हीरो होंडा। अब इनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। होंडा कंपनी इंजन दे देती थी, हीरो कंपनी बॉडी पार्ट्स दे देती थी। उससे खूब अच्छी मोटरसाइकिल बना के इन्होंने खूब कमाया। तो लेस बर्डन होता है दोनों कंपनियों के ऊपर। दूसरा आता है लार्ज स्केल ऑपरेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, इसमें आप ज्यादा बिजनेस कर सकते हो, ज्यादा कंट्री में आप बेच सकते हो। तो अब जैसे मान लो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हो गया, बाहर भी आप वेंचर कर सकते हो। तो यू कैन रन योर ओन बिजनेस इन लॉट ऑफ कंट्रीज। आप कई देशों में बिजनेस कर सकते हो, आप लार्ज स्केल पे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, ये इसका फायदा है। और तीसरा है, फॉरेन पार्टनर इज ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ लोकल पार्टनर्स नॉलेज अबाउट कंपटीशन। अब जैसे मान लो आप, जैसे सपोज करो इंडिया की कोई कंपनी है, दूसरे कंट्री के साथ मान लो ज्वाइंट वेंचर कर लेती है, तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हो,
सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वहाँ के लोकल मार्केट को वो जानती होगी, तो लोकल मार्केट का जो नॉलेज है वो अपने दोस्त को, यानी कि जो उसके साथ वेंचर किया उसको बता देगी कि देख ऐसे ऐसे करेगा तो हमारे यहाँ ज्यादा सामान बिकेगा, और बहुत सारी चीजें उसको कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बना देती है, बिजनेस की पॉलिसी के बारे में समझा देती है। तो इट गिव्स लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर दैम। तो बहुत सारे गाइडेंस दे देती है, ध्यान रखना। तो बहुत सारा गाइडेंस देके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको, अब देखो जैसे ये फॉरेन पार्टनर्स आल्सो बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ लोकल पार्टनर उसको नॉलेज दे देगा, ऐसा होता है, इस चीज का ध्यान रख, ऐसे कर, ये कर। तो बहुत आसानी से वो एक दूसरे को समझ जाता है। फिर है चौथा, कॉस्ट एंड रिस्क शेयरिंग। ये क्या करते हैं, आपस में रिस्क शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं, एक ये कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों ने मिला के एक नई कंपनी बनाई, ए एंड बी नाम रख दिया। अब जो भी लॉस होगा ये भी भरेगा, ये भी भरेगा। तो जिस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट लॉस बांटते थे उसी रेशियो में रिस्क बांट लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो कि भाई तू इतना लॉस भरेगा, मैं इतना भरूंगा, तो उसी हिसाब से ये लोग आपस में बियर कर लेंगे। तो ये तो हमने 4 एडवांटेजेस पढ़ लिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे एडवांटेजेस तक, और इसके बाद हम आगे इसके बारे में और डिटेल में करेंगे। लास्ट क्लास होगी इसके बाद और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स रिवीजन करेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको प्रोजेक्ट का भी बताऊंगा कि बिजनेस में आपको क्या प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो वो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चों को समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट को करना कैसे, क्योंकि हमारा 15 मिनट्स का क्लास होगा लास्ट वाला, 15 to 20 मिनट्स, और लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपको प्रोजेक्ट और उनके बारे में डिस्कस करूंगा किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब आप लीव कर सकते सर हो। सिक्किम वाला प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, वो जो स्कूल में प्रोजेक्ट होगा वो। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ बोलो। सर मैंने सुना है 18 से स्कूल खुल रहे हैं। ठीक ही सुना है, लेकिन एकदम 100% नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा अलाउ करती है तो हो सकता 18 से। है। देखो डेट देखते हैं कि कब से होता है।